हेलो प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। अब तक हमने पढ़ी थी द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, OH बॉन्ड क्लीवेज एंड CO बॉन्ड क्लीवेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो फिनॉल्स की रिएक्शंस है इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक्स on the benzene ring then it is called the electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करेगा, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इन फिनॉल्स बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप। आपको बच्चों ये याद होना चाहिए या ये समझना चाहिए कि जो फिनॉल्स हैं वो कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि फिनॉल के अंदर क्या होता है? बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ओके, और क्या होता है कि OH ग्रुप जब जुड़ा हुआ होता है तो इसके ऊपर क्या होते हैं? लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इट इज एन फिनॉल, क्या एक फिनॉल है और फिनॉल पर क्या है? लॉन पेयर्स प्रेजेंट है। और जो ये लॉन पेयर्स होते हैं तो क्या करते हैं? प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, प्लस R यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। और इस प्लस R इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और उससे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं तो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको याद है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजिशन पर इंक्रीज होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, राइट। तो आपको ये याद होगा कि जब फिनॉल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब जाहिर सी बात है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E+। क्या होता है? E+ का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो किस पोजिशन पर अटैक करेगा? जहाँ की उसे इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ओके, तो ये क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड द रिंग इन दिस पोजीशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय OH ग्रुप। तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है, सो इट डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, राइट। जैसे कि आप देखोगे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है? NO2 ग्रुप जुड़ता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन। फिनॉल्स यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो क्या होता है? फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ता है वो कहाँ जुड़ता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो क्या होती है? स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर ली जाती है? सेपरेट कर ली जाती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ये आपको समझना होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब कि उसको आप जब आप हीट करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किसमें? ऑर्थो में। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है वो क्या होता है? जैसे ये OH है और ये NO2 है, तो इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या कहलाता है? वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, यानी कि खुद ही बॉन्डिंग बना के रखते हैं पर वो एक दूसरे से नहीं जुड़ते। तो जब उनको हीट किया जाता है तो वो इजीली क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरा पोजीशन में क्या पाई जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो इजीली इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे जब हम आगे देखेंगे यहाँ पे
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रो ग्रुप की बात करते हैं, तो अब यहाँ देखोगे क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो, जब फिनॉल रिएक्ट करता है डायरेक्ट HNO3 के साथ में, तो क्या मिलता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। ओके, NO2 ग्रुप जुड़ता है। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो क्या बनाता है कि ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप देख रहे हो ये NO2 है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स सेल्फ बॉन्डिंग करता है। सेल्फ बॉन्डिंग मतलब कि इंट्रामोलिक्यूलर, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या होता है कि जब नेक्स्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो उससे ऐड नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने खुद से सेल्फ बॉन्ड बना लेते हैं, और नेक्स्ट जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा वो भी सेल्फ बॉन्ड बनाएगा, बट वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसीलिए ये क्या होते हैं, मोर वोलेटाइल होते हैं। जबकि जब हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, ये पूरा कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है, ओके, और ये क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है। तो आप देखोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है किसमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बन रहा है। ओके, तो आप देखोगे कि जब आप इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इजीली, और इसीलिए ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। ओके, तो इसीलिए हम सेपरेशन जब करते हैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का, तो वो इजीली हो जाता है, क्योंकि ये तो वोलेटाइल है, तो ये वोलेटाइल हो जाएगा, लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो वोलेटाइल नहीं है, तो वो वोलेटाइल नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से हम उनको क्या करेंगे, इजीली सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखोगे नेक्स्ट कि जब हम बात करते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि जब डाइल्यूट नाइट्रो काम में लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 काम में लेते हैं, तो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें मिलता है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड काम में लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे क्या बनेगा, OH, ऑर्थो पर नाइट्रो, पैरा पर नाइट्रो एंड ऑर्थो पर नाइट्रो, तो ये क्या लगेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसके बाद में है द यील्ड ऑफ द रिएक्शन product is poor. Nowadays, picric acid is prepared by treating phenols first with concentrated sulfuric acid, which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol. तो क्या होता है बच्चों कि ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमें पिक्रिक एसिड, यानी कि जब आप डायरेक्टली फिनॉल को रिएक्ट करवाते हो विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब हम रिएक्ट करवाते हैं फिनॉल्स का, तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड द पिक्रिक एसिड। लेकिन इसकी जो यील्ड है वो क्या होती है, पुअर होती है। ओके, तो ये यील्ड पुअर होने की वजह से जो आजकल नाउ डेज में जो काम में लिया जा रहा है वो क्या लिया जा रहा है कि पहले तो क्या करवाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, सल्फोनिक 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलता है। उसके बाद में रिएक्ट करवाई जाती है विद कंसंट्रेटेड HNO3 और हमें क्या मिलता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है। राइट, तो ये जो रिएक्शन है, तो आप देखोगे कि पिक्रिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पिक्रिक एसिड किस तरीके से मिलेगा, जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, then we form the 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल and it is called the picric acid। समझ में आया? तो ये पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन है, इस तरीके से हमें पिक्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं रिएक्शन हेलोजिनेशन, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों आप देखोगे कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन different reactions products are formed under different experimental conditions
conditions. What are the conditions? When the reaction is carried out in solvent of low polarity such as CHCl3 or CS2 and at low temperature monobromophenol are formed. तो जब ब्रोमिनेशन करवाया जाता है यानी कि हेलोजिनेशन करवाया जाता है फिनोल्स का, तो फिनोल्स की रिएक्शन जैसे कि मान लिया Br2 के साथ में करवाई, तो जब प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपने रिएजेंट काम में लिए है, किस कंडीशन में आप रिएक्शन करवा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं यानी कि Br2 की रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ में, किसके प्रेजेंस में, लोअर पोलराइड के प्रेजेंस में यानी CHCl3 और CS2 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, मोनोब्रोमोफिनॉल यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमें क्या मिलेगी, ब्रोमीन मिलेगी, राइट। लेकिन अगर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज FeBr3 which polarizes the halogens molecules, in case of phenols the polarization of bromines takes place even in the absence of Lewis acids, right। तो क्या होगा, अगर हम पोलराइज्ड की बात करें, अगर जैसे कि अगर हमने काम में लिया लुईस एसिड FeBr3, तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा और जो Br जो जुड़ेगा वो तीनों ही पोजीशन पर हमें मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, राइट। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे जब हम रिएक्शन की बात करते हैं फिनॉल की Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 इज लो पोलराइज्ड एजेंट, तो क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर क्या मिलेगा, ब्रोमीन यानी कि क्या बनेगा, ब्रोमोफिनॉल, राइट। लेकिन जब हम मोस्ट पोलराइज्ड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तीनों ही पोजीशन पर ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है जैसे कि ये फिनॉल की रिएक्शन 3Br2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ में आया। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि व्हेन वी ट्रीटेड Br2 in the presence of CS2 or CHCl3 then it forms ortho and para bromophenol, right। लेकिन अगर हम फिनॉल की रिएक्शन 3Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्रोमिनेशन का, तो वो आपके पास में कंडीशंस देगा। अगर वो कंडीशंस देगा आपके पास में ये वाली, ठीक है, यानी कि CS2 के साथ में या CHCl3 के साथ में Br2 की रिएक्शन करवाएगा, तो आपको क्या बनाना है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये देता है आपको 3Br2 एंड देयर इज नो कैटलिस्ट, देन इट फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका सेकंड, कॉलवेज रिएक्शन। तो हम देखेंगे व्हाट इज कॉलवेज रिएक्शन। इट इज आल्सो ए नेमिंग रिएक्शन। आपको ये याद रखना है कि ये आपके नेमिंग रिएक्शंस में पूछी जाती हैं, these are the important reactions। तो क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया कि ये जो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर जब O- बनता है तो ये क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड आयन। H रिमूव हो जाता है और O- बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब NaOH के साथ में फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन मिलता है। इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल्स, जो कि क्या होता है, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Hence it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करेगा, एक रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थो हाइड्रो, और क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड इज फॉर्म
मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। तो क्या बना लेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द फिनॉल। ओके, रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में और क्या बना लेगा? फिनॉक्साइड आयन O माइनस, यहाँ से H रिमूव हो जाता है, O माइनस बन जाता है, देन Na प्लस इस पर अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है? ONa सोडियम फिनॉक्साइड। फिर ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ में इन द H प्लस के प्रेजेंस में। H प्लस का मतलब एसिडिफाइड किया जाएगा बाद में और ये क्या बना लेगा? OH एंड COOH एट ऑर्थो पोजीशन। तो ये बनाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे होगा 2-हाइड्रोक्सी? 1 2 COOH प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको नंबर 1 देना होगा और ये क्या बना क्या जाएगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट, जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि फिनॉल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट, और इसीलिए वो सिंपली CO2 के साथ में भी रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ये क्या कहलाता है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे हम राइमर-टीमान रिएक्शन। तो बच्चों आपको याद रखना है इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, और साथ में क्या है? ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कहलाता है ये? ये एक नेमिंग रिएक्शन है, राइमर-टीमान रिएक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है और नेम से भी पूछी जाती है, साथ ही साथ में आपको डायरेक्ट रिएक्शन देकर के भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है राइमर-टीमान रिएक्शन? ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring। जब रिएक्शन CH-Cl3 के साथ में कराई जाती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो क्या बना लेता है? CHO ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द राइमर-टीमान रिएक्शन। ठीक है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से होती है रिएक्शन। तो ये है आपका फिनॉल। ओके, रिएक्ट करेगा CH-Cl3 के साथ में, दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। आपको ये याद रखनी है कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमान रिएक्शन। ठीक है, राइमर-टीमान रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे CH-Cl3 के साथ में प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो यह क्या बनेगा? पहले इंटरमीडिएट बनेगा एक, और ये इंटरमीडिएट में क्या बनेगा? पहले तो OH का फिनॉक्साइड आयन बनेगा, उसके बाद में ये CH-Cl3 में से क्या लेगा? CH-Cl2 लेगा एट ऑर्थो पोजीशन एंड देन NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ये CH-Cl2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से एसिडिफाइड करवाया जाएगा। तो ये एसिडिफिकेशन जब होगा तो ये ONA प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा? फिनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ? CH-Cl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस NaOH के साथ। तो क्या होगा? पहले ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन O माइनस Na+, ठीक है, यहाँ से H रिमूव हो गया और Na+ जुड़ गया और CH-Cl3 यहाँ पर से क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ और CH-Cl2 ऐड हो गया, HCl बाहर हो गया। ठीक, अब ये जो CH-Cl2 है वापस से जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो किसमें कन्वर्ट हो गया? ये CHO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जब CHO में कन्वर्ट हो गया तो फिर दोबारा से एसिडिफिकेशन करवाया तो ये ONA+ इसमें कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। इट इज कॉल्ड द सैलिसिल्डिहाइड। क्या कहलाता है ये? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो आपने देखा एक तरफ हमने क्या बनाया था? सैलिसिलिक एसिड बनाया और अब हमने क्या बनाया? सैलिसिल्डिहाइड बनाया। ठीक है,
इट इज कॉल्ड द राइमर-टीमान रिएक्शन। ठीक, इसके बाद बच्चों रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद जिंक डस्ट। जो फिनॉल्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल्स के CO बॉन्ड क्लीवेज हमने पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन जो फिनॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, आप देखोगे यहाँ पे नीचे चलेंगे आगे, तो फिनॉल जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, बेंजीन। क्या बना लेगा ये, बेंजीन। ठीक है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। तो बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। जब कभी भी हमें कन्वर्जन करना होता है तो कन्वर्जन में कभी कभी क्या होता है, हमें बेंजीन चाहिए होती है। तो हम बेंजीन किस तरीके से ले सकते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ में करवाएंगे, जेड डस्ट के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, ZnO। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये जो रिएक्शंस है, अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो आपका हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नॉन एज बेंजोक्विनोन। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं फिनॉल्स का, ओके, फिनॉल्स बेंजीन पर OH ग्रुप है, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड CrO3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, डबल बॉन्ड O ऊपर और डबल बॉन्ड O नीचे, इट इज कॉल्ड द क्रोमिक एसिड क्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलराइज्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स, राइट। तो आप देखोगे जब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी, फिनॉल्स की रिएक्शन विद क्रोमिक एसिड, देन इट फॉर्म्स क्विनोन, राइट। तो आप देखोगे कि जैसे फिनॉल रिएक्ट विद Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट, इसकी CrO3 क्या मिलता है हमें, क्रोमिक एसिड। ठीक है, H2SO के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा ये, बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बेंजोक्विनोन, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O नीचे, राइट। इट इज कॉल्ड द बेंजोक्विनोन, राइट। इस तरीके से हमारे रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो आप बच्चों देखोगे कि इसके आगे हम नेक्स्ट